ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स। उससे पहले थोड़ी बात करते हैं 11th की। अगर आप ध्यान से देखो तो 11th में हमने क्या क्या पढ़ा। 11th में हमने एक ब्रांच पढ़ी जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और जो दूसरी ब्रांच पढ़ी उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मोशन 1D, 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, रोटेशन मोशन, वेव्स, ऑसिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन पढ़ा, लॉज पढ़े थर्मोडायनेमिक्स के, ब्लैक बॉडी, ये सब पढ़ी। पर ये पार्ट किसका था? 11th का। अब जो 12th की ब्रांच स्टार्ट करनी है हमने, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है, 8 चैप्टर आएंगे इसमें। 12th के 8 चैप्टर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, जो 11th की फिजिक्स थी, ये जो ब्रांचेस थी 11th की काइनेमेटिक्स ब्रांच थी, ये हमको दिखती थी। जैसे साइकिल चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, बंदर ऊपर चढ़ रहा है ना, इसको फेंको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये सब दिखता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चीज़ें दिखना थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी, पर ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे चार्ज की, जो देखा नहीं है, हाँ उसको ऑब्जर्व किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं देखी, मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं देखी, बट उसको ऑब्जर्व किया। हमने ये ब्रांच स्टार्ट करनी है, और 12th में ही हमने पढ़ना है ऑप्टिक्स, और 12th में ही हमने पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। आप सोच लो, अगर आपके 15 चैप्टर हैं तो 15 में से 8 चैप्टर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो हम पढ़ चुके हैं। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब जो ब्रांच हमने 12th की स्टार्ट करनी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली चीज़ है स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज की स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो स्टडी करते हैं ना चार्ज की, वो डिफरेंट टाइप्स की करेंगे, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे। पर बेसिकली मतलब क्या है इसका? स्टडी ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं थोड़ी चार्ज की बात करूं तो सिंपल बात अगर करें तो चार्ज सबको पता है 2 प्रकार के हैं, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। अगर मैं प्लस और प्लस को रख दूं तो ये आपस में क्या करेंगे? ये करेंगे रिपल्शन, यहाँ होगा रिपेल। और अगर माइनस और प्लस कर दूं तो यहाँ पे होगा अट्रैक्ट। आपने सुना भी होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या इतनी बात क्लियर? चार्ज का जो ऐसा यूनिट है इसको हम बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। और CGS यूनिट को बोलते हैं स्टैट कूलम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करेंगे Q से और छोटा q से। अब बात कर ली चार्ज की हमने, पर बेसिकली बात करते हैं चार्ज है क्या। सुनना ध्यान से बेटा, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं एक बात बताऊं, चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है। पहली बात, चार्ज क्या चीज़ है? सुनो, प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे हम बोलते हैं मीठा, क्या बोलते हैं? मीठा। तो मीठा किसकी प्रॉपर्टी है? मीठा प्रॉपर्टी है चीनी की, रसगुल्ले की, है ना, गुड़ की। अगर हम गुड़ सोचें तो गुड़ कैसा होता है? गुड़ मीठा, यानी उसकी प्रॉपर्टी है वो। वैसे ही मैटर की प्रॉपर्टी है क्या है? चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब जैसे मैं बोलता हूँ कड़वा, तो आपके मन में क्या आता है? करेला। कड़वा कोई चीज़ नहीं है, करेला कड़वा है। इसका मतलब ये करेले की प्रॉपर्टी है, ये करेले की बेटर गॉड, ये करेले की प्रॉपर्टी है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं बोलता हूँ खट्टा, तो खट्टा क्या है? नींबू, लेमन खट्टा है, तो लेमन की प्रॉपर्टी है। वैसे ही मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज। अच्छा, होता क्या है इससे होता क्या? इससे होता है हमको इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कैसे? आपको पता है, मान लो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज, बाद में समझते हैं। आपको पता है नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ये सब पता है। अगर चार्ज कॉन्टिन्यूसली मूव करने लग जाए, क्या करने लग जाए? कॉन्टिन्यूसली, तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल गया। अगर करंट बनाता है, तो आपने 10th में EMI पढ़ा, अगर करंट बना रही है एक वायर, करंट कैरिंग वायर है, तो इसके आगे पीछे ना यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड इनसाइड, उस साइड आउटसाइड, समझेंगे इसको कैसे, बट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी तो मैटर की है, बट काम क्या करती है वो? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जिसकी वजह से करवाती है। क्या इतनी बात क्लियर? दूसरा, चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से हमको, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिसकी वजह से हमको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं देख लो।
हमने पहले ही बात कर दिया, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो किसी फोर्स से करेंगे ना, बिल्कुल चार्ज नहीं किया है। प्लस और माइनस क्या करेंगे, ये देखो प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये चार्ज यही सब करता है। मतलब चार्ज आपने याद रखना है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मैटर की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, साथ में जिसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन भी देखने को मिलती है। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, हाँ या ना? अच्छा इधर ही लिख देता हूँ साइड पे, चार्ज प्लस माइनस, आपको पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या इतनी बात क्लियर? प्लस अगर प्रोटॉन की बात है प्लस, इलेक्ट्रॉन की बात है माइनस, पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और माइनस डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा अब थोड़ी चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसको उतार लो। ठीक है, अब थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है मेरे पास। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। यानी मान लो अगर इसमें 5 प्रोटॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल। मान लो मैंने इसको बोला, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सुना ध्यान से, मैंने लाया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पड़ा था एक इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया, ये ले एक इलेक्ट्रॉन ले ले। इसका मतलब 5 प्रोटॉन तो थे, 5 इलेक्ट्रॉन भी थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। ये तो आपस में कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, पर क्या एक इलेक्ट्रॉन बच गया? हाँ, इसका मतलब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और देखते हैं, मान लो यही न्यूट्रल कंडक्टर था, ये न्यूट्रल कंडक्टर, यही इसके पास 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर? मैंने क्या किया, अब इसको इलेक्ट्रॉन दिया था ना, अब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे 5 नहीं बचे, यहाँ पे बचे 4, यहाँ पे हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। 5 प्रोटॉन को मैं क्या बोल सकता हूँ? 4 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन बोल सकता हूँ ना, एक ही तो बात है, 4 प्लस, तो 4 और 4 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 1 प्रोटॉन। मतलब ये बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। इससे हमको 2 चीज़ें सीखने को मिली कि अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज। ये तो बहुत आसान थी बात। बट हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन लिया, हमने ना ही प्रोटॉन दिया ना ही प्रोटॉन लिया। बिल्कुल, जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। प्रोटॉन को अब कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों समझाता हूँ बेटा, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर आप ध्यान से देखो तो 1000 का फ़र्क दिख रहा है डायरेक्ट यहाँ पे। ये देखो ना, ये 1000 गुना बड़ा है, 27 से 31, बेसिकली 1800 समथिंग बड़ा होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1837-38 टाइम्स ऐसा बड़ा होता है कुछ। ये कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है तो इसका 1837 kg है, तो आसानी से कौन जाएगा आएगा? इलेक्ट्रॉन। तब भी जब भी बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन कभी भी आगे पीछे नहीं जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है। दूसरा देखो, मान लो यही बॉडी है, यही वाली बॉडी है, मैंने क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इसने ले लिया। मैंने 2 दिए, इसने ले लिया। मैंने 3 दिए, इसने ले लिया। अब मैंने 3.5 की ट्राई की, इसने नहीं लिए। क्लियर है? मैं तो यही नहीं पाया बेसिकली। ठीक है, फिर क्या हुआ, मान लो ये वही बॉडी थी, मैंने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, चल गया। 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, चल गया। अब वही 4.5 इलेक्ट्रॉन निकालने लगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो भी आदान प्रदान होगा वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में तो होगा, बट इंटीजर मल्टीपल में होगा। किस में होगा? इंटीजर मल्टीपल में। यानी जो फॉर्मूला निकला वो निकला Q = ±,
एन ई, वेयर एन इज द इंटीजर एंड ई इज द फंडामेंटल चार्ज जो भी इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अरे इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन से छोटा की बात करूं तो डिस्कवरी हो चुकी है, उनको बोलते हैं क्वार्क्स, एंटी क्वार्क, जो कि आपके बिल्कुल काम की बात नहीं है क्योंकि फॉर्मूले यहाँ से निकलते ही नहीं है। ये E/3 और 2E/3 मतलब ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, बट हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। देखो E/3 इलेक्ट्रॉन का तिहाई, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं। फॉर्मूला बना +- n, यानी अगर चार्ज देना है या लेना है तो 1E 2E 3E 4E एन इंटीजर होता है ना, 1 2 3 सो ऑन टू। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर मैं बोलूँ 4.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ ना, 2.25 दे सकता हूँ, नहीं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब फिक्स्ड अमाउंट। जैसे मैं आपको बोलूँ आपका स्कूल बैग है, बाजार जाके क्या आधा मिलेगा स्कूल बैग? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वांटाइज है। आधा स्कूल बैग कहीं से मिलेगा, आधा पेन कहीं से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ आधा चश्मा लेना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें फिक्स्ड अमाउंट में है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो भी आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, बट ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से, फ्रैक्शन में चार्ज कभी नहीं जाएगा। अच्छा सुन लेना, मान लो ऐसा दिया 4.5 इंटू 10⁻10, क्या ये दिया जा सकता है? हाँ, ये दिया जा सकता है। अरे क्यों? 4.5 इंटू 10⁻10 भी तो है ना, इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो इंटीजर ही आएगा कोई। ये देखो ना, अगर एक जीरो यहाँ से कटाऊँ तो यहाँ पे 45 आ गया ना, फिर तो 0 0 दैट इज इंटीजर, मतलब ये दिया जा सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रखना। क्लियर है बात? पक्का? उतार लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई बॉडी थी, आइसोलेटेड बॉडी है मेरे पास, आइसोलेटेड यानी इसकी जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है। ऐसे इसके ऊपर 3 चार्जेस पड़े, यहाँ पे पड़ा है +Q, यहाँ पे -2Q, यहाँ पे +4Q। इतनी बात क्लियर है? अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसका टोटल चार्ज देखूँ तो टोटल चार्ज है 4 2 यानी -2 तो 3 मतलब +3 कूलम इसमें चार्ज पड़ा हुआ टोटल। बिल्कुल सही बात है। अब इसी बॉडी को मैंने शेक किया, इसी बॉडी को पकड़ा, शेक किया और चले गया बहुत देर कहीं के लिए। हमने देखा ये बन गया है कुछ भी -2Q, ये वाला बन गया +3Q। बताओ x ये वाला कितना बनेगा? कोई बात नहीं, हम देखेंगे ये 3Q है, हम ऐसे देख सकते हैं ना। देखो +Q -2Q +4Q इज इक्वल टू -2Q +3Q +x। ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, किसके बराबर आती है? 3Q के। तो ये +3Q इज इक्वल टू -3Q +x। ये कटा था, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2Q प्लस में, मतलब ये वैल्यू है +2Q। चेक कर लेते हैं, सुनो। टोटल चार्ज 3Q था, यहाँ पे टोटल चार्ज देखो 3Q +2Q -2Q कटा, फिर भी कितना बचा? +3Q। इसका मतलब हमने एक चीज़ देखी कि चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। सुनना, यहाँ पे +Q था, यहाँ पे कितना हो गया? -2Q। यहाँ पे -2Q था, यहाँ पे +3Q, यहाँ पे +4Q, यहाँ पे हो गया +2Q। चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, ना ही चार्ज क्रिएट हुआ, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। और हुआ ना ट्रांसफॉर्म, ना ही क्रिएट हुआ। यहाँ पे कितना है? +3, यहाँ पे भी कितना है? +3, मतलब क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, ट्रांसफॉर्म हो गया। +Q का -2 बन गया, -2 का +3 बन गया और +4 का +2 बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? उतार लो इसको। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, अगर आपने एक इक्वेशन पढ़ी हो जिसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो वो है m = m0 √1 - v²/c²।
ठीक है बेटा, ये जो m है ना और ये m नॉट है, ये हमारा रेस्ट मास, ये हमारा मोशन का मास। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब हमारी रेस्ट पे होते हैं तो मास तो सेम होता है, बट जब हम दौड़ते हैं, ये जब हमारे पास वेलोसिटी आती है तो हमारा मास इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। बट डेली लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? सुनना बेटा, ये जो c है ना, ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप समझ सकते हो, इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसका भी स्क्वायर करना है, यानी ये 10⁻⁻16। और हमारी स्पीड, ये है हमारी स्पीड। कितनी स्पीड होगी हमारी? ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही दौड़ सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर लगा दो यार, कोई बात नहीं इतना। बेटा इसके मुकाबले ये ना के बराबर है, तो बेटा ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर ये फैक्टर जीरो तो m0/1 का अंडर रूट m = m0, तभी हमको कोई देखने को फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? सुनना, यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है, इनकी स्पीड नियरली c के बराबर होने वाली है। अगर c के बराबर होने वाली है तो ये फैक्टर अब जीरो नहीं होगा, ये फैक्टर कुछ ना कुछ होगा, और ये फैक्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि ये फैक्टर थोड़ा मास बढ़ जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर v की वैल्यू ले लो, मान लो उसने बोला कोई भी है वो c/2 से चल रहा है। किससे चल रहा है? c/2 से। तो बेटा याद रखो, ये देखो m = m0/1 - c/2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा c² और साथ में आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ये और ये कटा, ये आ जाएगा m = m0 अब सुनना यहाँ से, ये 4 यहाँ बचा 1, ये देखो ना 4 4, ये 4 यहाँ बचा 1, तो यहाँ बचा 3/4 अंडर रूट। ये ऊपर गया तो यह आया m = √4/3 × m0। अब बेटा 4/3 का अंडर रूट 1 से बड़ा आता है, हाँ 1 से बड़ा आएगा, हाँ बिल्कुल 1 से अगर थोड़ा सा भी बड़ा आएगा तो ये देखो ये वैल्यू उठ जाएगी, तो मतलब ये वाला अब जो मोशन का मास है वो बढ़ जाएगा, पर हमारे केस में ऐसा नहीं होता था। प्रॉपर्टी क्या सुना? प्रॉपर्टी है कि चार्ज डू नॉट वेरी विद वेलोसिटी बट मास डज। ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता। जैसे चार्ज मान लो एक बॉडी पे जितना भी है 10 कूलम वो 10 ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी जितनी मर्जी हो जाए, पर उसका मास चेंज हो सकता है, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली देख के बता दिया। अरे क्या क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आया? क्लियर है? ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं 5th पॉइंट की, जो भी था 4th 5th, charge always have mass but mass may or may not have charge। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कंफ्यूज मत होना। उसने बोला अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, तो उसके पास मास ज़रूर होगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला इसके पास, इस चॉक के पास चार्ज है, तो बेटा मास भी तो है इसका। बट मान लो मैं बोलता हूँ ये न्यूट्रल है, अब मास तो है इसके पास, पर इसके पास चार्ज, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है, मास तो है पर चार्ज नहीं है, वही लिखा है चार्ज ऑलवेज हैव मास। मान लो मैं बोलता हूँ इस बोर्ड पे चार्ज है, तो बेटा मास भी तो है इसका। पर मान लो मैं इसको बोलता हूँ इस पे चार्ज है ही नहीं, हाँ तो न्यूट्रल हो सकता है, बट मास तो इसको फिर भी है, मतलब बट मास मे और मे नॉट हैव चार्ज। मास है पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में हमने बात कर ली, अब जो इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। मैं बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आगे 3 जगह पे डिवाइड है। देखिए अब स्टडी तो करनी है चार्ज की, पर कैसे कर सकते हैं सुन लो। मान लो ये चार्ज है, 2 मिनट के लिए मान लो ये चार्ज, अभी फिलहाल देखो ये मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये इसकी वेलोसिटी 0, मतलब अभी ये रेस्ट पे। अभी देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा पर कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब जाएगा ये एक्सेलरेटिव वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे पहले कम होगी फिर ज़्यादा, ये देखो, या फिर पहले ज़्यादा फिर कम। ठीक है, मतलब 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं चार्ज की। पहले जब चार्जेस किस में? रेस्ट में। यहाँ पे चार्जेस किस में?
मोशन में है, बट वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। और यहाँ पे चार्जेस कैसे हैं तो मोशन में ही, बट मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन, तो मतलब वेलोसिटी वेरिएबल। बेटा जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यही हमने कैपेसिटर भी पढ़ना है, और यही बेसिकली इससे पहले हमने पढ़ना है पोटेंशियल। ये सब हमने यहीं पे पढ़ना है। क्लियर? बेसिकली ये एक चैप्टर है अगर मैं आपके एनसीईआरटी की बात करूं, और ये अलग चैप्टर है, यानी ये 2 चैप्टर हो गए। अब चार्जेस मोशन में आ गए भाई, कोई बात नहीं। जब चार्जेस में मोशन आ गए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब ही होता है चलना, 10th में भी पढ़ा था आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम इसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे डायरेक्ट मैग्नेटिज्म में। अब मैग्नेटिज्म भी 2 प्रकार के, एक कभी हम अर्थ की स्टडी करेंगे, और कभी हम जो एक करंट कैरिंग वायर है बेसिकली फोर्स कितना लगता है उसकी वजह से स्टडी करेंगे, यानी ये भी 2 चैप्टर है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये थोड़ा बहुत 10th में भी शायद था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट पढ़ेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट। आपको पता है 2 तरह की करंट होती है, एक डीसी और एक एसी। एसी वो होती है जो अपनी डायरेक्शन हमेशा चेंज करती है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने हर टाइम पीरियड के बाद, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? और जब एक्सेलरेटिव मोशन आ जाएगा यहाँ पढ़ेंगे हम ईएम वेव्स। क्या पढ़ेंगे? ईएम वेव्स। बेसिकली अगर मैं आपको सही मायने में बात करूँ तो जब चार्जेस रेस्ट में हो जाएंगे ना, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेसिकली किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है? जब चार्ज मोशन में हो जाएगा हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, यानी इसको एमएफ, ये ईएफ। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो यहां बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाँ, यहां भी थोड़ी बात करेंगे मैग्नेटिज्म में, जब हम लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे तब भी थोड़ी बात करेंगे, पर बेसिकली हमने ऐसे चैप्टर चलना है। क्या क्लियर है? अच्छा, ईएम वेव्स थोड़ी बता देता हूँ साथ है। अरे आपने सुना होगा ना, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, रेडियो, माइक्रो रेडियो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे विबग्योर, विजिबल हमारी हड्डी में लग जाती है तो एक्सरे कराते हैं, है ना। माइक्रोवेव ओवन चले हैं जिसके वजह खाना गर्म होता है, माइक्रोवेव जो बात करते हैं, रेडियो वेव्स। तो ये सब गामा, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके रेडियोथेरेपी चलती है इसमें। ठीक है ना, सबका अपना अपना यूज़ है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। पर बेसिकली ये 8 चैप्टर हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4th 5th 6th 7th और 8। 8 चैप्टर आपके 12th के यहीं से आ जाएंगे। क्लियर है? और सब जेईई मेन में भी आएंगे। अच्छा, ईएम वेव्स एडवांस का टॉपिक नहीं है। क्लियर है बात? पक्का? तो ये बेसिकली पढ़ना है हमने, और हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस तो पढ़ेंगे हम, चार्ज हमने समझ लिया, पर चार्ज पढ़ेंगे जब रेस्ट पे है। किस पे है? स्टैटिक मतलब रेस्ट पे है। ठीक है, ये स्टार्ट करना है हमने। उतार लो। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली बेसिकली इसकी, चार्जेस की बात कर ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर ली, चार्जेस की हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब जो टॉपिक आता है अच्छा, उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। आपने एक चीज देख ली कि कूलम क्या है? ऐसा यूनिट है किसका? चार्ज का। किसका? चार्ज का। कूलम्स लॉ क्या है? बहुत आसान है, लॉ है, नियम है, आपको मानना पड़ेगा। कुछ कंडीशन भी है वो बाद में समझेंगे, पर नियम है, इसको मानना पड़ेगा। कोई थ्योरम नहीं है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, इसको मैंने बोला Q1, थोड़ी दूरी पे चार्ज है, इसको मैंने बोला Q2, दूरी है इनके बीच में R। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो इसका मास है m और इसका मास भी है m, और दोनों प्लस के लिए हैं। अगर मैं कोई भी साइन नहीं डालूंगा तो मान लेना दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सुनो ध्यान से, ये दोनों मैंने पकड़ के रखे हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने पकड़ के रखे हैं। अब फील करो, अगर मैं इसको रिलीज करूं, इस वाले को रिलीज करूं, तो यार प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो मतलब ये 1 वाला सेकंड पे फोर्स लगाएगा। अब कहाँ फोर्स लगाएगा? सुनो, इसको छुपा दो, यहाँ ऐसे करो, इसको दोनों को पकड़, इसको छोड़ो। बेटा ये इसको क्या इधर धक्का मारना चाहता है? बिल्कुल। अब फील होगा, इसको छोड़ दो तो ये वाला इसको यहाँ धक्का मारना चाहता है। लिखते कैसे? सुनना बेटा, सेकंड पे फोर्स लग रही है, लगा कौन रहा है? फर्स्ट। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, अभी क्लियर? यहाँ पे कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का?
अच्छा, अब हमने क्या किया, सुनना, दोनों का मास सेम है। हमने जब इसको छोड़ा, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, तो हमको एक्सेलरेशन पता चल गया इसका, बिल्कुल। हमने फिर इसको किया, इसका भी एक्सेलरेशन पता चल गया। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा दोनों का मास सेम, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम आया, इसका मतलब दोनों की फोर्सेस भी कैसी आई, सेम आई। यानी हम बोल सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21, पर कैसे, इनका मॉड। बेटा डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, एक की डायरेक्शन यहाँ और एक की डायरेक्शन यहाँ। तो लॉ क्या कहता है, सुनना, लॉ कहता है जो फोर्स लग रही है इस पे या फोर्स लग रही है इस पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 डॉट Q2 के। फिर से सुना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये जो फोर्स है, जो कूलम्स ने बोला, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 डॉट Q2 के। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप किसी एक की वैल्यू डबल करोगे, मान लो Q1 पहले Q1 था 2 कूलम, तो आपने डबल कर दिया 4 कूलम, तो चार जो फोर्स है वो भी 2 गुना बढ़ जाएगी। अब मान लो दोनों चार्ज डबल कर दिए, तो 2 × 2 4, तो फोर्स 4 गुना बढ़ गई। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लॉ है। दूसरी बात उसने देखी, जो F12 या F21 वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। किसके, 1/r² के। मतलब जो भी इनके बीच की दूरी है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी मतलब मान लो, समझाता, इतना तो पता चल गया आपको कि r को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी, r को घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगी। क्लियर। मान लो r को बढ़ा दिया मैंने, 3 कर दिया r को। अब बेटा 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा फोर्स 9 गुना घट गई। मान लो 4, तो r की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, फोर्स 16 गुना घट गई। जितना इसको दूर करते जाओगे वैसे वैसे फोर्स गिरती जाएगी, और जितना पास लाते जाओगे फोर्स बढ़ती जाएगी, जो कि आपको ऑब्जर्व करके भी दिख रहा है कि पास रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। यही बोल रहा है। इन दोनों को मिला के बोल दिया लॉ, यानी कुछ भी बोलो, F बोल तो 2 मिनट के लिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 डॉट Q2/r²। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है, तो यानी F वेक्टर मॉड, ये सिर्फ मॉड चल रहा है इसका, इज इक्वल टू ये आया K Q1 Q2/r²। और यही है कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म, क्योंकि अभी मैंने कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं की है। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी K Q1 Q2/r²। इसका कहने का मतलब क्या है कि दो चार्जेस हैं, हमने देखा था दो चार्जेस प्लस के एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे थे। अब बेटा कूलम्स लॉ क्या बताता है, कूलम्स लॉ यही चीज बताता है कि कितनी फोर्स से वो रिपेल करेंगे और कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कूलम्स लॉ बताता है इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, कितनी फोर्स लग रही है रिपल्शन की और अट्रैक्शन की, यही बताया कूलम्स ने। तो फोर्स का वैल्यू दे दी K Q1 Q2/r। अच्छा, इस K को भी फर्दर लिखा, K को बोला गया 1/4πε0। बेसिकली फॉर्मूला आया था ऐसा, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और ये सारी टर्म को एक कांस्टेंट बोला गया जिसको बोला गया K। क्या बोला गया, K। और इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, आगे समझेंगे इस पे। और इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पे पढ़ेंगे, इस पे अगले लेक्चर में देखेंगे, बट याद रखना। अच्छा, एक वैल्यू याद रखना, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई 8.85 × 10⁻⁻12। अगर ये वैल्यू आप यहाँ रखो K में, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू पता है, तो K की जो वैल्यू आई, K की वैल्यू आई वो आई 9 × 10⁻9। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो सुनना, आपको इतना कॉमन सेंस है कि 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जो भी K की यूनिट होंगे वो एप्सिलॉन नॉट से अपोजिट होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम K के निकाल देते हैं यहाँ से। बेटा K की यूनिट बाकी सब यहाँ ले जाओ, तो ये आ जाए Fr² Q1 डॉट Q2। बेटा F का यूनिट फोर्स, सॉरी न्यूटन, r² यानी मीटर स्क्वायर, अपॉन इसका कूलम, पर कूलम 2 बार तो कूलम स्क्वायर, ये आगे K की यूनिट। इसके अपोजिट लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला आप इसका ट्राई कर देना। क्या क्लियर है बात, पक्का। ये है कूलम्स लॉ, ये है कूलम्स। अब कंडीशन है इसकी, ऐसे नहीं, ऐसे ये एक लॉ है, अब इसकी कंडीशन समझेंगे, बट ये है लॉ बेसिकली। क्लियर है बात, इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे, बट मेन लॉ यही है। क्लियर है, बिठा दें, ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देना, मैं बोल रहा हूं। द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, यहां से लिख देना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। आ जाओ थोड़ी और बात करते हैं। यहाँ पे था Q1 और यहाँ पे था
Q2 R दूरी थी, ये इसको फोर्स यहाँ लग रही थी, इसको फोर्स यहाँ लग रही थी, इसको F21 बोला, इसको F12 बोला, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, हमको पता चल गया कि जो F12 का मॉड है ये F21 के मॉड के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। यानी मान लो अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 है, बस ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, डायरेक्शन अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अब बेटा अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट लिखूं, इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब बेटा मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, बेटा इनको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज लग रही हैं। क्या लग रही हैं, डिफरेंट बॉडीज लग रही हैं, ये देखो, तभी इसको हमने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोला, एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे न्यूटन का थर्ड लॉ, बेसिकली एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड सेम है, हमने देखा हाँ बिल्कुल सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है, हमने देखा बिल्कुल अपोजिट है। दो बॉडीज पे लग रही है, हाँ बिल्कुल, ये इस पे लग रहा है और ये इस पे लग रहा है, ये हमारी सेटिस्फाई होगी, हमने बोल दिया एक्शन रिएक्शन पेयर है, बिल्कुल। अब किसी ने इसको एनालाइज किया तो किसी ने ऐसे एनालाइज किया, सुनना, कि एक चार्ज यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। हमने बोला यार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखो, डायरेक्शन अपोजिट रखो, तो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, इसको फोर्स यहाँ लगा दो और इसको फोर्स यहाँ लगा दो। देखो एफ मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, साउथ में, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ में। बट ये वैल्यू गलत होगी, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ एक रॉन्ग है, ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पे कूलम्स ने अपने लॉ को सुधारा और उसने कंडीशन दी। क्या दी उसने, एक कंडीशन, उसने कंडीशन दी, बहुत खूबसूरत कंडीशन है, कि जो फोर्स लगेगी ना ये एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग लगेगी। कहाँ लगेगी, एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग। लाइन जॉइनिंग मतलब सेंटर ऑफ टू चार्जेस को, जहाँ पे एग्जाम्पल मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। अब बेटा इसको इसने धक्का मारा ना, यार ये धक्का इसको यहाँ भी मार सकता है, यहाँ भी मार सकता है, उसने बोला नहीं है, ऐसे नहीं। जो सेंटर ऑफ टू चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है ना, ये देखो इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर, ये लाइन, इसी पे धक्का बजेगा, इसका मतलब इसको धक्का यहाँ बजेगा। मान लो थोड़ी देर के लिए माइनस हो जाए तो ये अट्रैक्शन इसको यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, पर इसमें ना अट्रैक्शन भी कहाँ, लाइन ज्वाइनिंग पे, तो अट्रैक्शन भी यहाँ होगा। क्लियर है बात। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पड़ा है Q1 और एक चार्ज यहाँ पड़ा है Q2, तो इस पे फोर्स यहाँ लगेगी और इस पे फोर्स यहाँ लगेगी, मतलब हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगी, ये कंडीशन है। दूसरी बात हमने देखा यार ये जो फोर्स है ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे लग रही है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। इन दोनों चीज़ों को मिला के हम बोल सकते हैं ये एक सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस वो होती हैं जो एक्शन रिएक्शन पेयर हो और साथ में लाइन ज्वाइनिंग पे लगे। कहाँ लगे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस पे, ठीक है। और बेटा दूसरी बात, ये जो कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो थोड़ा सा हिंट दूं मैं आपको, तो बेटा चार्ज दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है एक्सटेंडेड चार्ज, एक हो सकता है पॉइंट चार्ज। मान लो आपके पास एक फुटबॉल है, क्या आपके पास एक फुटबॉल है, उसको मैंने चार्ज दिया या उससे चार्ज ले लिया, मान लो उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उस पर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो कुछ ऐसा दिखेगा, वो फुटबॉल को दिखा ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सरफेस पे दिखेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, बिल्कुल। दिस इज एक्सटेंडेड चार्ज, दिस इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस है, ये है। मतलब इसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, पहली बात। उसने बोला पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज एक रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है, जो पॉइंट चार्ज है ये एक रिलेटिव टर्म है। अच्छा क्या समझाते हैं बेटा, जिसके 70% नंबर है, जिसके 80% नंबर है, जिसके 90% नंबर है। बेटा 90 वाला 80 को कैसे देखता है, 90 वाला 80 को देखा मेरे से बेकार है पढ़ने में, हालांकि परसेंटेज से कुछ नहीं होता, पर चलो 90 वाला मेरे से कम है। पर 70 वाले के लिए वो 80 वाला कैसे है, ज़्यादा। इसका मतलब वो 80 वाला रिलेटिव है, 70 और 90 के लिए वो 80% रिलेटिव है। 70 वाला बोलता है अरे कितना तगड़ा बंदा है, 80% ले गया, 90 वाला बोलता है पीछे रह गया, तो दोनों ही रिलेटिव। वैसे ही पॉइंट चार्ज एक रिलेटिव नज़रिए पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक समुद्र है, समुद्र पे किश्ती पे आप हो, तो आप आगे पीछे देखोगे तो समुद्री पानी पानी दिखेगा, तो आपके लिए वो जो समुद्र है, जो वो
ओशन है वो कैसा है, वो मतलब अनंत है, वो जहाँ देख रहे हो आप वहीं दिख रहा है पानी, पर कोई अगर हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं तो उसको उसका किनारा भी दिख रहा है। वैसे ये डिपेंड करता है, जैसे पॉइंट चार्ज क्या है, अगर इसी फुटबॉल को मैं 1 किलोमीटर पीछे से देखूँ तो ये मुझे ऐसे दिखेगा, एक बिंदु जैसा पॉइंट की तरह और प्लस ऐसे, तो दिस इज पॉइंट चार्ज। मतलब यही फुटबॉल पॉइंट चार्ज है पर बड़ी दूर से, जैसे हम सन को देखते हैं, सन बड़ी दूर है, हमसे भी बड़ा है, अर्थ से भी बड़ा है, पर कैसे दिखता है, ऐसे बिंदु की तरह दिखता है, दैट इज पॉइंट चार्ज, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ की कंडीशन याद रखना, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग। दूसरा, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। तीसरी बात ये स्टैटिक, मतलब चार्ज अगर, सुनना ध्यान से, फिर से सुना रहा हूँ, अगर चार्ज दोनों रुके हुए हैं ना तो कूलम्स लॉ लगा सकते हो, अगर एक रुका है एक नहीं रुका है तब भी लगा सकते हैं, अगर दोनों चल रहे हैं फिर नहीं लगा सकते। अगर दोनों चार्ज चलने लग गए तो कूलम्स लॉ नहीं चलता, वैलिड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बार बताना चाहता हूँ, हमने देख लिया ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है और यही एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, 11th का कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका मान लो ए से लेके बी जाना है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, अगर वर्क डन 10 जूल लग रहा है तो तीनों रास्तों से कैसा लगेगा, 10 जूल। कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर याद करो तो स्प्रिंग भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसी पढ़ी, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बहुत सारा डाटा है, उतार लो। यहाँ पे कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म खत्म होती है, क्लियर है, उतारो। ठीक है, मिटा दो। ठीक है यार, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा बेसिकली ये दो चार्जेस की वजह से, किसकी वजह से, दो चार्जेस की वजह से, पर ऐसा जरूरी तो है ही नहीं। जरूरी तो कहाँ है भाई, दो ही चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज ये पड़ा है Q1 और यहाँ पे पड़ा है दूसरा चार्ज Q2। ये इस बार मैंने प्लस का लिया और ये इस बार मैंने माइनस का लिया। कहते हैं बात क्लियर? तो होगा क्या, ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको बोला फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड। कहते हैं बात क्लियर? अच्छा, मैग्नीट्यूड, फिर आप मैग्नीट्यूड में बात करो, डायरेक्शन तो मैं दिखा रहा हूँ, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, फोर्स पे लिख सकते हैं। पर मान लो यहाँ पे एक और चार्ज आ गया, ये भी माइनस का आ गया और ये आया माइनस Q3, तो फील करो अब क्या इसको ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। कितनी फोर्स है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। फील करो ना, पहले ये नहीं था तो ये इसको फोर्स लगा रहा था, पर ये भी आ गया तो ये भी इस पे फोर्स लगा गया। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या जो F नेट ऑन Q1 था क्या वो बढ़ गया? हाँ बिल्कुल बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। अरे पहले एक बंदा खींच रहा था, आप दो बंदे खींच रहे थे, मतलब इस पे फोर्स बढ़ गई अट्रैक्शन की, बिल्कुल। बट Q2 को Q3 के आने से कोई फर्क नहीं है और Q3 को Q2 के आने से कोई फर्क नहीं। जैसे प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है द फोर्स या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स और ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges is independent of absence or presence of any other third charge, या मतलब any other charge। कहने का मतलब है ये इसको जितनी फोर्स से खींच रहा था, एग्जाम्पल मान लो ये इससे 10 न्यूटन से खींच रहा था, क्लियर है? तो जब ये आ गया तब भी ये 10 न्यूटन से ही खींचेगा, क्लियर है? मान लो ये पहले से खींच रहा था, ये बाद में आया और ये इसको खींच रहा है 5 न्यूटन से, इसको इससे कोई फर्क नहीं है, इसको इससे कोई फर्क नहीं। हाँ, इसको दोनों से फर्क है, क्यों? क्योंकि इस पे नेट बढ़ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? और आपको पता है इसका रिजल्टेंट कैसे देंगे, अगर किसी को याद नहीं है तो 11th का थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये होता है वेक्टर का टेल, ये होता है वेक्टर का हेड। तो आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, एक होता है ट्राइंगल लॉ। क्या होता है? ट्राइंगल लॉ वेक्टर का। वेक्टर बनने के लिए जरूरी क्या है, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, साथ में ट्राइंगल लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। ट्राइंगल लॉ क्या, सुन लो, हम क्या चलेंगे, टेल से हेड, इसको बोलते हैं टेल हेड, टेल से हेड, पर जो रिजल्टेंट है वो हेड से टेल, वोल्टा। यानी अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको आर बोल दूँ, क्या देखो, टेल से हेड पर रिजल्टेंट हेड से टेल। तो ये जो आर का फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अरे क्या क्लियर हुई बात? पक्का समझ आया? अच्छा, सेम फॉर्मूला आएगा अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा दूं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? सुनो, टेल से हेड चलो और टेल से हेड। अगर दो टेल कहीं पे मिल रही हैं, दो टेल कहीं पे मिल रही हैं और दो वेक्टर की टेल है, यानी ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, वेक्टर डाल देना है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो बेटा ये जो रिजल्टेंट है ये इसका डायगोनल देगा, तो ये आ गया आर। फार्मूला फिर भी सेम रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बस ये बात याद रखना। इसका मतलब ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो बेटा जो ये भी वेक्टर है, ये तो कोई वेक्टर की कहानी है, फोर्स एक वेक्टर है तो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, एंगल देखना पड़ेगा। मान लो एंगल थीटा है इनके बीच में, तो बेटा जो इसका रिजल्टेंट है वो यहाँ से मिलेगा एफ नेट। और कैसे मिलेगा? मान लो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मिलेगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस ऑफ थीटा। 100% ऐसे ही। क्या क्लियर होगी बात? मतलब वेक्टर सम करना है। क्या करना है? वेक्टर सम। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5। आपको बताना है फोर्स ऑन वन, नेट फोर्स ऑन वन। अब फील करो यार, सब प्लस के हैं तो सब इसको रिपेल कर रहे हैं। देखो Q5 इसको यहाँ धकेल रहा है, Q4 इसको यहाँ धकेल रहा है, Q3 यहाँ धकेल रहा है, Q2 यहाँ धकेल रहा है, सब धकेल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू 5। सबका वेक्टर सम कर दो, सबका वेक्टर सम। और फार्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। फार्मूला बार लगाएंगे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी चीज़ को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्लियर है? फार्मूला मैंने आपको बता दिया, 11th से लेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब इसके ऊपर क्या ये सब बात समझ आ गई? याद रखना, इस पे नेट फोर्स बढ़ गई, बट इसको और इसको कोई फर्क नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। क्लियर है? उतार लो इसको फटाक से, अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो स्टार्टिंग में लूंगा। ठीक है, साइड इनकी एल, ये क्वेश्चन है पहला। मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे प्लस क्यू पड़ा है, यहाँ पे भी प्लस क्यू पड़ा है, यहाँ पे भी प्लस क्यू पड़ा है, ये साइड एल, ये साइड एल, ये साइड एल। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। क्वेश्चन है सी पे बताओ नेट फोर्स कितनी है, सी पे बताओ नेट फोर्स कितनी है। जल्दी जल्दी करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, बिल्कुल। अच्छा, पहली बात, उस पॉइंट को सिलेक्ट कर दो जहाँ पे फोर्स निकालनी है। हमको सी पे निकालनी है, बी पे भी दे सकते हैं, ए पे भी दे सकते हैं, हमको सी पे निकालनी है। सी पे ले लिया हमने। अच्छा सुनो, अब सी पे ले लिया, अब देखेंगे बाकी कितने वजह से फोर्स आएगी। आपको पता है अपनी वजह से फोर्स तो लगती नहीं है। हाँ, ये फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है। अगर ध्यान से देखो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, मतलब ये दोनों इसको रिपेल कर रहे हैं। तो प्लस प्लस इसको रिपेल करेगा, बट लाइन जॉइनिंग पे तो ये इसको यहाँ रिपेल करेगा। जैसे हमने बोलेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब यहाँ ये इसको यहाँ रिपेल कर रहा होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? इसका मतलब आपको पता चल गया यार, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, मतलब थीटा मिल गया हमको 60 डिग्री। तो आपको पता है टेल से टेल जुड़ी है, तो पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट आएगा, जिसको हम बोलेंगे एफ नेट। क्या बोलेंगे? अब कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम पता है एफ नेट का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। पर पहले हम इसकी वैल्यू देख देंगे। अगर आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है? k q1 q2 बटे r स्क्वायर, कूलम्स लॉ। तो k q1 q2, बेटा फील करो q1 q2 तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दूरी कितनी l, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर। क्लियर? अगर आप FCA की बात करो तो बेटा यहाँ पे भी q दूरी l, तो ये भी कितना आ जाएगा? k q स्क्वायर बटे l स्क्वायर। तो मैं समझा दोनों सेम है। तो हम 2 मिनट के लिए इसको x वगैरह या y पुट कर लेंगे। मान लो मैंने इसको f पुट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? f। तो क्या लिखेंगे? देखना, a स्क्वायर यानी f का स्क्वायर, ये a या b, f भी मतलब कहने का मतलब f1 भी क्या है f, f2 भी क्या है f। तो सीधे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी कॉस ऑफ 60। क्या इतनी बात क्लियर?
बेटा cos 60 और 2 कट गया क्योंकि cos 60 1/2 के बराबर होता है। f स्क्वायर f स्क्वायर f स्क्वायर 3f स्क्वायर, तो इधर आया √3f और √3 f की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, तो cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, f स्क्वायर 3f स्क्वायर, पर 3f स्क्वायर का जब अंडर रूट करेंगे स्क्वायर f से कट जाएगा, √3 का रह जाएगा, f की वैल्यू पड़ी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। मान लो यही ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल है, इस बार ये माइनस का ले लो, ये प्लस का ले लो, ये प्लस का ले लो, साइड एल 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 ले लो, यहाँ पे बता दो, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, कहीं भी निकाल सकते हो। अब आपको पता है प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, कोई बड़ी बात नहीं है। बट माइनस प्लस को क्या करेगा इस बार? अट्रैक्ट। इसको बोलेंगे एफ सी बी, इसको बोलेंगे एफ सी ए। है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब अगर ये एंगल 60 पूरा 180 तो ये कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। कितना होना चाहिए? 120। आपको पता है फोर्सेस क्या होंगी? ये आ जाएगा के, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, और ये वाली फोर्स भी कितनी आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, मतलब दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो सीधे एफ नेट का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यानी एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120। अब सुनो, कॉस 120 से माइनस 1/2, तो ये और ये कटा, यहाँ पे आ गया माइनस, और ये कटा, यहाँ बच गया एफ, तो एफ नेट की वैल्यू एफ, जिसके बराबर है के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। अरे क्लियर होगी बात? पक्का? क्या मुश्किल था? आसान है, कुछ नहीं है, बस यही खेलेगा, ए पे बता दो, बी पे बता दो, सी पे बता दो, बस यही सब खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3। मान लो ये ट्राइंगल है, साइड एल एल एल, ये ए, ये बी, ये सी, अच्छा यहाँ पे इस बार सेंटर में, और गिवन है ये x है, ये x है, ये भी x है। क्लियर? सेंटर पे निकालना है, यहाँ पे भी प्लस क्यू पड़ा है, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू। क्लियर? और यहाँ पे भी रख दो एक बार प्लस क्यू। सेंटर पे बताना है आप। यार फील करो, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, मतलब ये इसको यहाँ रिपेल कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस प्लस को क्या कर रहा होगा? रिपेल, इसको यहाँ रिपेल कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात। अब सुनो, पर इसको तो 2 मिनट वेट करो बेटा, फील करो, ये प्लस प्लस को यहाँ रिपेल किया, ये प्लस प्लस को यहाँ रिपेल किया, फोर्सेस दोनों बराबर हैं। क्यों? फोर्सेस डिपेंड करती है क्यू पे और एल पे। क्या दोनों का क्यू बराबर है? हाँ, दोनों का क्यू बराबर है। क्या दोनों का डिस्टेंस बराबर है? हाँ, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, मतलब फोर्सेस दोनों की बराबर है। अब अगर हम एंगल देखें तो ये यहाँ पे जाएगा, इसका रिजल्टेंट एंगल वगैरह देखोगे तो यहाँ जाएगा। अब प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, तो ये इसको यहाँ करेगा, मतलब ये और ये बराबर आने वाले हैं, तो बेटा यहाँ पे एफ नेट कितना आ जाएगा? 0। एफ नेट कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो सिमिलर केस है, सिमिलर एक क्वेश्चन लिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे प्लस प्लस, सारे प्लस क्यू पड़े हैं, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे प्लस रख दिया, ए बी सी डी जो भी है छोड़ो, साइड ए है। आपको पता अगर ये साइड ए है तो सारी साइड ए हैं, इसका मतलब सबका डिस्टेंस ए दूरी पे है। कितना? ए दूरी पे, मतलब सबका क्यू भी बराबर, सबका ए भी बराबर। अब फील करो, इस जगह पे ये प्लस है ना, इस पर कितनी फोर्सेस लग रही है? सुनना, ये वाला प्लस इसको यहाँ धकेलना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, और ये वाला इसको यहाँ धकेलना चाहता है। ये वाला प्लस यहाँ फोर्स लगाएगा और ये वाला फोर्स यहाँ लगाएगा, ये वाला यहाँ लगाएगा और ये वाला यहाँ लगाएगा। बेटा सब बराबर होंगी तो एफ नेट कितना आ गया? 0। ये क्वेश्चन भी, अरे कट जाएंगे ना सब। क्लियर? सब कट जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5। मान लो अब आपको स्क्वायर दे दिया गया, ये दिया ए, ये दिया बी, ये दिया सी, ये दिया डी, यहाँ पे प्लस 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 क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, बहुत वैरायटी कराई जा सकती है इसमें। ठीक है? प्लस 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 प्लस, सुनना आप, सी पे डी पे निकाल दो इस बार, कोई बात नहीं, डी पे निकाल दो, ए पे निकाल दो, बी पे, किसी पे, साइड एल 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 एल, डी पे निकालते हैं। बेटा प्लस प्लस को क्या कर रहा है? रिपेल, तो कोई बात नहीं, रिपेल करने दो। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, बिल्कुल सही बात। अब ए डी को क्या कर रहा है? रिपेल, तो ये इसको यहाँ रिपेल करेगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। कितनी बात क्लियर है? एंगल इनके बीच में 90।
आपने हमेशा जो डायगोनल वाला है उसको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। उसको कैसे करना है, बाद में सॉल्व करना है। समझाता हूँ बेटा। ये 90 डिग्री पे तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे एफ नेट। आपको पता है क्यू सेम है, एल सेम है, तो दोनों आर ए किसके बराबर होंगे, के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर के बराबर। ये भी के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, यानी एफ बोल सकता हूँ तो बोलूँगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, यानी एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 90। बेटा कॉस 90 जीरो, ये पूरी टर्म जीरो। एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर, यानी ये बेटा √2f, और मतलब √2 के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो एफ नेट आ रहा है इसकी वैल्यू है √2f। एफ की वैल्यू पता, कहती मत क्लियर। इसकी वजह से निकल गई, इसकी वजह से निकल गई, बट इसकी वजह से अभी निकली नहीं। इसकी वजह से कहाँ आनी है, सुनो बेटा। ये प्लस, ये भी प्लस, पर इसके बीच की दूरी तो ये है ना, ये कैसे निकलेंगे बेटा। ये एल, ये हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा √2l। क्या आएगा, ये देखो ना, एल का स्क्वायर 2l स्क्वायर √2l, हाइपोटेन्यूज आ गया √2l। इसका मतलब जो ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा ये भी इसी तरफ लगाएगा, ये भी इसी तरफ, पर एफ ऑफ डी ड्यू टू बी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है, √2l का स्क्वायर, यानी 2l स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब एक बात याद रखना, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे ये ए है और ये बी है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ये ए है और ये बी है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, दोनों सेम है, तो cos 0, दोनों सेम है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा, पीछे बचेगा a प्लस बी। वही तो बता रहा हूँ। इसका मतलब जो अब हमारे पास एफ नेट आया, जो अब हमारे पास टोटल एफ नेट आया, वो क्या आएगा, वो आएगा √2 के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर प्लस, इसको भी डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो यानी के क्यू स्क्वायर बटे 2l का स्क्वायर। 100%। पहले दो को सॉल्व करो, डायगोनल वाले को हमेशा लास्ट में सॉल्व करो। अब सुनो, इसी को थोड़ा और अच्छा करा देता हूँ। मान लो इसको मैं माइनस दे देता। क्या दे देता, माइनस, बाकी सम एज इट इज रहता। बट इस बार जो अट्रैक्शन होती, क्योंकि इस बार प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता, तो क्या इसको ये यहाँ अट्रैक्ट करता। इसका मतलब एफ डी ड्यू टू बी यहाँ आता। इसका मतलब एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, क्या एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos 180 इज -1, तो फार्मूला बता a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर कटता a माइनस बी। इसका मतलब यहाँ पे क्या डालते फिर, माइनस। अरे क्लियर हो गई बात, पक्का, गारंटी, ठीक है। ये बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, कितना भी है, जितना मुझे याद नहीं। मान लो अब आपको ऐसे दिया, ये दिया a, ये दिया b, ये दिया c, ये d दिया, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये l, ये l, ये l, ये l। मान लो सेंटर पे प्लस पड़ा है, तो बेटा अब भी 0 आएगा। सुन लो, क्या प्लस प्लस को रिपेल करेगा, बिल्कुल। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, बिल्कुल। प्लस प्लस को रिपेल, प्लस प्लस को रिपेल, ये सारे कितना आ जाएगा, 0। एफ नेट कितना आएगा, कोई नई बात नहीं। क्यों, फोर्स किस पर डिपेंड करती है, क्यू और एल पे। सबका क्यू 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 सेम है, यानी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। डिस्टेंस सबका बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, पर डिस्टेंस कितना, सुन लो इस बार। बेटा पूरा होता, अगर मैं साइड पे बनाऊंगा, देखो पूरा होता तो ये होता एल, ये होता L√2, बट ये आधा है तो ये हो जाएगा L√2 बटे 2, पर है तो सबसे बराबर ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ये a, ये b, ये c, ये d, प्लस q माइनस q प्लस q प्लस q, और यहाँ पे रखो प्लस q, ये l l l l, कोई बड़ी बात नहीं। अब सुन लो बेटा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, अभी भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बार माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो इस बार एफ नेट आएगा वो आएगा दिस प्लस दिस, यानी एफ ऑन सेंटर वो बोल दो ओ ड्यू टू सी प्लस ओ ड्यू टू ए। तो मतलब दोनों सेम है, क्यू भी सेम है, एल भी सेम है, तो सीधे लिख सकते हैं 2k क्यू बटे, अब एल का स्क्वायर क्या आएगा, सुन लो। पूरा होता तो L√2, तो यानी ये L√2 बटे 2 और ये भी L√2 बटे 2, यानी L√2 बटे 2 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अरे क्लियर होगी बात, पक्का, गारंटी, समझ आ गया, मिटा दे। अब ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हो, टेंशन की कोई भी बड़ी बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्लॉक वाला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको। ये अगर एंगल थीटा है और ये अगर मैं आर बोल दूँ, कुछ बोल दूँ, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा।
कहने का मतलब है थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर साइन, कोई नई बात तुम्हारे लिए नहीं है। मान लो इसको मैं बोल देता हूँ x, इसको बोल देता हूँ y, इसको बोलता हूँ z। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूँ, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और काम सिर्फ डायरेक्शन देना। तो अगर x की बात करूँ तो यहाँ पे अगर काटते, चलो आप याद रखो, इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, इसको बोलते हैं के कैप। अगर मैं बोलूँ आई कैप तो आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए बात तो कि जो भी डायरेक्शन वो x की तरफ है। अगर बोलूँ माइनस आई तो माइनस x की तरफ। अगर प्लस जे तो y की तरफ, माइनस जे तो माइनस y की तरफ। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन हमको फाइंड एफ नेट एट ओ इन आई जे के कैप। सुनना ध्यान से, ठीक है? ये 12 कूलम, ये 6 कूलम, ये 11, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, सॉरी कहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये 1 कूलम, ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम, ये 5 कूलम, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ बिल्कुल सही। और ये रेडियस है इसका 1 मीटर और यहाँ पे रखा है मैंने +1 कूलम चार्ज, इसको बोला ओ। क्या इतनी बात क्लियर? आपने ओ पे बताना, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान समझना। पहले फील करते हैं। 12 इस पे फोर्स लगाएगा, 1 2 3 4 5 12 फोर्सेस लग रही हैं इस पे। कितनी लग रही हैं? 12 फोर्सेस। तो आसान नहीं है करना, ध्यान सुनेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे 6 फोर्सेस लग रही हैं 6 कूलम की। 6 फोर्सेस 6 कूलम की, समझाता हूँ कैसे। 12 माइनस 6 करो, ये देखो 12 वाला नीचे लगाएगा, 6 वाला ऊपर, तो 6 लगी नीचे की तरफ। चलते जाओ, 11 और 5, 11 माइनस 5 6 इस तरफ, 10 माइनस 4 6 इस तरफ, 9 माइनस 3 6 इस तरफ, 8 माइनस 1 8 माइनस 2 6 इस तरफ, 7 माइनस 1 6 इस तरफ। मतलब 6 वाली फोर्सेज लग रही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, फोर्सेज लग रही हैं 6 वाली। 2 को इधर बना दो थोड़ा। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं आपको सिर्फ एक बताऊं, ये 12 है, ये +1 है और ये 6 है। यार फील करो ना, 12 कूलम इस पे यहाँ फोर्स लगाएगा के Q1 यानी 12 1/R1 का स्क्वायर। 6 इस पे यहाँ फोर्स लगाएगा के 6 1/1 का स्क्वायर। अब बेटा 12 बड़ा 6 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो इसका मतलब ये 6 कट जाएगा और यहाँ पे नेट फोर्स आएगी 6 वाली, तो उसको बोलेंगे के 6 1/1 का स्क्वायर। वही तो बोल रहा हूँ, फोर्स आएगी। ठीक, इसको मैंने बोल दिया F। इसका मतलब F की फोर्सेज लग रही है 6 बार। तो कैसे लिखेंगे सुनना, इसको मैंने बुला दिया ओरिजिन। अब 12 और 6 की फोर्स नीचे आएगी F, 11 और 5 की फोर्स इस साइड आएगी F, 10 और 4 की फोर्स 12 और 6 की आ गई, 11 और 4 की आ गई। 10 और 4 की फोर्स आएगी इस साइड बिल्कुल, 9 और 3 की फोर्स इस साइड, 8 और 2 6 की फोर्स ये इस साइड, 7 और 1 की फोर्स ये आ जाएगी इस साइड। कितनी बार? अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे एंगल 30 डिग्री हैं, 30 30 30 30 और इसको भी थोड़ा ऐसे बना लो, ये भी 30। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अब इसको एक्स वाई आई जे के में लिखना है, तो ये भी F है, ये भी F, ये भी F, ये भी F। अब फील करते हैं बेटा, कंपोनेंट्स देखने सीखते हैं। हमने पहले स्टैंडर्ड मान लो इसको स्टैंडर्ड, ये सीधे को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, मतलब जो भी देखना हमने यहाँ से देखना है। अब सुनो, अगर आप ध्यान से देखो, ये पहला वाला, ये वाला और ये वाला, बेटा इस F, ये जो 30 डिग्री पे है, इसका F cos 30 यहाँ पे आएगा और F sin 30 नीचे बिल्कुल। अब इसका देखो, ये 30, इसका F cos 30 नीचे आएगा जिसका, पर इसका F sin 30 ऊपर आएगा, मतलब F sin 30 कैंसिल हो गया और cos वाले ऐड हो गए, यानी 2F cos 30 कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप में। क्या इतनी बात समझे? पक्का? नेक्स्ट देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करो बेटा। ये एंगल कितना है? 30 + 30 60, और ये एंगल कितना है? 30 + 60। सेम इसके साथ होगा, F cos 60 यहाँ आएगा, F sin 60 यहाँ आएगा। इस वाले का F cos 60 यहाँ आएगा, F sin यहाँ आएगा, साइन वाले फिर कैंसिल हो जाएंगे, यानी +2F cos 60। ये कहाँ? ये भी आई कैप, दोनों प्लस में। लास्ट बचा ये वाला, बेटा इसको कोई कंपोनेंट ही, ये सीधे -j में है, तो इसको क्या लिखेंगे? +F कहाँ पे है? कोई कॉस वाला कंपोनेंट नहीं है, कहाँ? j में, तो -j। दिस इज द F नेट। और F की वैल्यू तो आपको पता ही है, डाल सकते हैं जैसे। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? पक्का? इतना मुश्किल नहीं है, आपको कंपोनेंट देखना आना चाहिए। देखो ये 30, ये 30, फिर से बता रहा हूँ। F को, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको भूल जाओ। ये F cos 30 यहाँ आया और इसका F cos 30 यहाँ आया, इसका F sin 30 यहाँ, इसका F sin 30 यहाँ, दोनों कैंसिल हो गए।
अब इसको देखो, इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। इसका f sin 60 यहाँ, f cos 60 यहाँ है, f sin 60 यहाँ, इसका f cos 60 यहाँ है, f sin 60, मतलब साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, कॉस वाले जुड़ रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर? क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई इतना अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है, बता दो। अब बचते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन। अब बचते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज वाले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे +1 कूलम चार्ज पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा है +1 कूलम, यहाँ पे पड़ा है 8 कूलम, यहाँ पे पड़ा है 27 कूलम और सो ऑन टू यहाँ पे पड़ा है 1000 कूलम, ठीक है, पड़ा है। ये मीटर है 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये सो ऑन टू 10 मीटर। क्लियर? आपको बताना है फाइंड एफ नेट एट ओ। कोई बड़ी बात नहीं, हमने लिखा एफ नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है, ये सब चार्जेस इस चार्ज को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल, एक ही डायरेक्शन में। तो सब के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा, अब फील करो यार, के सब में कॉमन और Q1 जिस पे फोर्स लग रही है वो भी कॉमन, तो 1 भी कॉमन। यहाँ पे बचेगा Q बटे आर स्क्वायर। क्या बचेगा? Q2 बटे आर स्क्वायर। कैसे लिखेंगे सुनो, Q2 1 आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस Q2 यानी 8 और ये इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा Q2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, सो ऑन टू यहाँ पे बचा 1000 और यहाँ पे बचा 10 का स्क्वायर। क्या क्लियर? यहाँ बचा k, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे देखो। अब फील करो, इसको बोलते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब बेटा ये कटेगा, यहाँ पे बचा 2, यह जगह 3 का क्यूब, ये कटा, यहाँ बचा 3 और ये कटा, यहाँ बचा 10। तो ये सीरीज़ बनी 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टू +10। बेटा अगर ध्यान से देखो, आज सीरीज़ पड़ी हुई है, इसका आंसर निकलता है n × n+1/2 से। और n क्या है? 10। n क्या है? 10। तो लिखेंगे 10, 10 + 1 क्या? 11, 2 इससे कटा, 10 2 जा 5, तो 5 × 11 जा 55, मतलब 55 k इज द आंसर। और k की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, 9 × 10⁻9। सेम क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में, बट उसमें मेरे हिसाब से ये जो मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है, बाकी सब है, और क्यू की कुछ वैल्यू दी अलग दी हुई है। बाकी है ये सेम क्वेश्चन, आंसर भी उसका कुछ 55 ऐसे ही है, कुछ याद है मुझे। तो क्लियर है बात, कुछ मुश्किल नहीं था। ये सीरीज़ थी। एक और सीरीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं log 1 + x की सीरीज़, बेसिकली ln 1 + x की सीरीज़। देख लो उस पर भी क्वेश्चन। ये होती है सीरीज़ ln 1 + x की। बेटा सीरीज़ क्या देख लो, सीरीज़ है x - x² 2 + x² 3 - x² 4 सो ऑन टू, ऐसे चलता रहता है, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलता जुलता है। यहाँ पे वही +1 कूलम चार्ज पड़ा है, ये पड़ा है वही अपना सेम, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर सो ऑन टू, ये भी सो ऑन टू। यहाँ पे जो चार्ज पड़ा है वो पड़ा है +1 कूलम, यहाँ पे पड़ा है -2 कूलम, यहाँ पे +3 कूलम, यहाँ पे -4 कूलम, फिर +5 -6। आपको समझ आ गई ये बात। आपको क्वेश्चन वही है, एफ नेट निकालो ओ पे, और ये आपका ओरिजिन। क्या क्लियर है? अब कुछ इसको रिपेल कर रहे हैं, कुछ इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन तो बतानी है, एफ नेट बताना है हमको। अगर ध्यान से देखो, वही फार्मूला लगाएंगे, के सब में कॉमन आ जाएगा, 1 सब में कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या बचा? Q2 बटे आर स्क्वायर। Q2 की वैल्यू 1 आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस प्लस आना था पर माइनस यहाँ, Q2 की वैल्यू 2 यहाँ 2 का स्क्वायर, +3 यहाँ 3 का स्क्वायर, -4 यहाँ 4 का स्क्वायर, +5 यहाँ 5 का, सो ऑन टू। अरे समझ आ गया ना आपको? अगर फील करो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। यहाँ पे सीरीज़ बनी k, ये बचा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 सो ऑन टू, ये सीरीज़ बनी। कहते हैं बात क्लियर? अब इसको कंपेयर करेंगे। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, ध्यान से, ये सीरीज़ बनी ln 1 + 1 यानी 2 की इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 सो ऑन। अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको कंपेयर करो, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, यानी ये जो सीरीज़ है ये है ln 2 की, और दिस इज द आंसर। और k की वैल्यू तो पता ही है। क्लियर होगी बात? और ये सीरीज़ याद रखना, फिजिक्स में काम आएगी, कुछ मुश्किल नहीं था। बेसिकली ये प्योर मैथमेटिक्स आपका चेक करती है, APG PGP नहीं है ये, कि sin x उसकी cos x वगैरह, ये log x, इसकी सीरीज़ होती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने वैरायटी के क्वेश्चन किए हुए। अच्छा, अगर आपको पूछ ले मिनिमम फोर्स बताओ, क्या बताओ? मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, है ना? मिनिमम फोर्स का मतलब जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रख देना, और जो Q की वैल्यू E पुट कर देना। अरे सबसे छोटा
आपको पता है ना फोर्स का फार्मूला क्या है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मिनिमम वर्सेस के क्यू की बजाय ई, के ई स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर मीटर में, दैट इज़ द मिनिमम फोर्स। क्लियर है, याद रखना। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने जो कल पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ समझ आता हूँ। ये कोई रॉड होगी, इस पर प्लस चार्ज बिखरा हुआ है, एल डिस्टेंस की है, ए दूरी पे आके इस पी पॉइंट पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और ये भी क्यू चार्ज है इसके ऊपर। बेटा दोनों क्या प्लस प्लस के रिपेल कर रहे हैं? हाँ। कितनी फोर्स लग रही है हमें ये सब बताना है, बट फील करो यार, ये एक एक्सटेंडेड चार्ज है, यानी एक कंटिन्यूस चार्ज है। इसका मतलब कूलम्स लॉ यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक एलिमेंट काटेंगे। क्या काटेंगे? एक एलिमेंट, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है ना, एक एलिमेंट काटेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर होगी बात? तो फिर ये क्वेश्चन हम वैसे करेंगे। क्लियर होगी बात? पक्का? एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ मैं आपको, फिर मैं बताऊंगा मैंने आपको क्यों कराया। मान लो, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई ऐसे मतलब ये यहाँ पे चार्ज है Q1 और इस दूरी पे चार्ज है Q2 और ये दूरी है R1। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। मैंने पकड़ के रखा है इसको दोनों, मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। क्या कर दिया इसको? रिलीज़ मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी इसकी, इनिशियल रिलीज़ कर दिया, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया और कुछ इसके बाद वेलोसिटी होगी बेटा v, और ये दूरी है R2, ये दूरी है R2। कहती बात क्लियर? सुना हुआ क्या है, इसको पकड़ के रखा था ना, इसको छोड़ दिया। अब बेटा इसको छोड़ दिया तो इसको ये धक्का बज रहा है, रिपल्शन हो रही है, तो ये यहाँ गया कुछ वेलोसिटी आई। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, फोर्स का फार्मूला है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, यहाँ पे R बढ़ रहा है, देखो R2 से R1 होगा, R बढ़ रहा है मतलब फोर्स घट रही है। अगर फोर्स घट रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी घट रही है। पर वेलोसिटी, हाँ यही कंडीशन है, एक्सेलरेशन घट रही है पर वेलोसिटी बढ़ रही है। कंफ्यूज मत होना, सुनना बेटा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा एक्सेलरेशन घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो रेट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट है, वो घट गया है। वेलोसिटी तो बढ़ रही है, बट जैसे वो बढ़ रही थी उसका रेट घट गया है। अरे काइनेमेटिक्स में होता है, यहाँ पे देखो ना, वेलोसिटी 0 है इसकी, वेलोसिटी इसकी 0 है। जैसे जैसे दूर जाएगा तो इसका मतलब फोर्स घटेगी, एक्सेलरेशन घटेगी, पर वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। हमने बताना है जब ये R2 पे चलेगा इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। क्लियर है? कोई बात नहीं, आपको पता है फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, R के साथ चेंज हो रही है, यहाँ लगे यहाँ लगे यहाँ, तो हम क्या करेंगे, X पे जाके यहाँ पे फोर्स देखेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो बात होती है F/m, तो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बटे x स्क्वायर इंटू m। क्या इतनी बात? और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन को बोलते हैं v dv बटे dx। क्या इतनी बात क्लियर? v dv बटे dx। तो यहाँ बचा v डॉट dv, यहाँ बचा k Q1 Q2 बटे m, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर डॉट dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, x की वैल्यू कहाँ से? R1 से लेके R2 तक, कोई बड़ी बात नहीं है। जब R1 पे था, जब यहाँ पे था, मान लो चार्ज के पास कोई मास होगा, कुछ भी होगा, तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। अरे वहाँ पे तो रिलीज था ना। और जब R2 पे पहुँच गया, वेलोसिटी होगी v, वेलोसिटी होगी v। अब आपको सबको पता है फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1, तो यानी 1+1 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा v²/2 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर दिया, k बाहर आ गया, Q1 बाहर आ गया, Q2 बाहर आ गया, मास बाहर आ गया। बेटा 1/x², याद रखना, इसको बहुत बार यूज़ करना है, इसको रट्टी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2, फार्मूला लगा देंगे, x की पावर -2+1 क्या आ गया? माइनस x की पावर -1 यानी -1/x। तो याद रखना -1/x, तो यहाँ आया -1/x, R1 से लेके R2। ठीक है, अब 2 उस साइड चले गया, तो v इज इक्वल टू 2, यहाँ बचा k Q1 Q2 बटे m। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सुनो अपर लिमिट क्या है? R2, ये R1। फील करो, ये माइनस में आना था और ये माइनस प्लस में हो गया, तो इसको बाहर लिख सकते हैं। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। 2 यहाँ पे चले गया, इसका स्क्वायर था, ये आ गया √। दिस इज द वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी होगी। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसका सोल्यूशन बेटा 2 लाइनों में निकल जाता है। सेम ये वेलोसिटी निकाली ना हमने, चार्ज की कितनी वेलोसिटी होगी, पोटेंशियल से बहुत आसान हो जाता है करना। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो कल हम फिर एक्सटेंडेड वाले क्वेश्चन करेंगे, इतना उतारो।